हेलो दोस्तों, स्टडी ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम एक नए तथ्य के साथ आपके साथ जुड़ते हैं जो कि मोहनजोदड़ो के नाम से जानी जाती है। इस सभ्यता का नाम आप लोगों ने कई जगहों पे सुना होगा, कई सारे तथ्यों को आप लोगों ने देखा होगा। कुछ तथ्यों को इस वीडियो में भी हम चर्चित करते हैं, उसमें उनकी चर्चाओं के माध्यम से इसको समझते हैं। जैसे प्राचीन भारत की उन्नत नगर योजना का अद्भुत उदाहरण ये प्रस्तुत करता है। सिंधु नदी के किनारे बसी यह सभ्यता उन्नत नगर योजना, जल निकासी व्यवस्था आदि के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे ऐसी चीज़ें देखने के लिए हमको मिलती हैं। यहाँ की पक्की ईंट से बनी विशाल संरचनाएं देखने के लिए मिलेंगी, जहाँ पे स्नानागार देखने के लिए मिलेगा और अनाज भंडार देखने के लिए मिलेंगे, और वहाँ की इमारतों के बारे में भी जानने के लिए मिलेगा। महान स्नानागार, अन्नागार, ये सारी चीज़ें हमको वहाँ के देखने के लिए मिलेंगी। नगर सभ्यता के संगठित जीवन शैली के बारे में भी हम लोग जानेंगे। आगे पुरातात्विक खोजों में मोहनजोदड़ो को इतिहास के पन्नों में एक अमिट पहचान दी गई। इसके बारे में अध्ययन करते हुए हम लोग आगे देखते हैं कि मोहनजोदड़ो की जो खोज रही, नगर योजना, जीवन शैली, उपलब्धियां और रहस्यमयी पतन की पूरी कहानी को इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि किस प्रकार से सभ्यता का उदय हुआ था और किस प्रकार इस सभ्यता के अंदर लोगों ने अपना जीवन यापन किया था, नई नई खोजों का आविष्कार किया था, किस प्रकार से जीवन शैली इनकी बदलती गई और किस प्रकार से ये सामाजिक तत्वों से जुड़े, समाज में किस प्रकार से जुड़े, ये सारी बातों को हम जानेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का गौरवशाली ये जो नगर है, मोहनजोदड़ो के नाम से जाना जाता है। इसकी जो खोज की गई थी इस नगर की, तो इस नगर के टीले को सबसे पहले 1922 ईस्वी में आर.डी. बनर्जी ने देखा और पहचान किया था कि ये हड़प्पा कालीन सभ्यताओं में से ही एक सभ्यता है। कुछ वैसे ही मिलती जुलती थी। इस प्रकार से इसके टीलों के अवशेष देखने के लिए मिले थे। खोज कब हुई थी इसकी? तो इसकी खोज 1922 में की गई थी। और खुदाई किसने करवाई थी? तो जॉन मार्शल ने करवाई थी। वास्तविक खुदाई इसकी मानी जाती है कि 1922 से 1927 के बीच हुई थी, जॉन मार्शल जी के निर्देशों के द्वारा। यह कहाँ स्थित है? तो ये सिंधु नदी के किनारे लरकाना ज़िले के सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित है, जो प्रेजेंट समय में पाकिस्तान का हिस्सा है। खुदाई में हमको क्या क्या तथ्य देखने के लिए मिले थे? तो यहाँ पे एक भव्य नगर के अवशेष देखने के लिए मिलेंगे, जिसको हम आगे देखेंगे। और फिर महान स्नानागार पे भी चर्चाएं करेंगे हम लोग कि किस प्रकार से ये स्नानागार बना था और लोग किस कार्यों के लिए यहाँ पे आया करते थे, कौन से धार्मिक कार्यों पे यहाँ इकट्ठा हुआ करते थे। मुद्राएं इनकी क्या रही हैं, किस प्रकार से इन लोगों ने व्यापार में योगदान दिया, मिट्टी के बर्तनों का किस प्रकार से प्रयोग किया था, कितने प्रकार के मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग किया था, इससे के बारे में पूरी तरीके से परिचित होंगे। आभूषण और अन्य वस्तुओं के बारे में भी हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से इन लोगों ने आभूषणों का प्रयोग किया था अधिक मात्रा में। आगे इसके जो खोज के महत्व रहे हैं, इस खोज से सिद्ध हुआ कि भारतीय उपमहाद्वीप में सिंधु घाटी सभ्यता का अत्यंत विकास और संगठित था। इस सभ्यता ने अपना विकास काफ़ी हद तक बड़े पैमाने पर किया। यह नगर योजना थी। यहाँ पे जल निकासी व्यवस्था, स्वच्छता और शिल्प कौशल की उन्नत अवस्थाएं देखने के लिए मिलती हैं। ये लोग स्वच्छता के प्रति भी काफ़ी जागरूक हुआ करते थे और कई सारी कौशल इनके अंदर जो थे, वो सारे कौशलों का इन लोगों ने प्रभाव इस सभ्यता के अंदर दिखाया है। मोहनजोदड़ो की खोज जो रही है, वो प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन को एक नई दिशा दी कि किस प्रकार से प्राचीन समय में भी लोग नगरीय जीवन जिया किए। मोहनजोदड़ो की खोज में यह प्रकट किया कि हजारों वर्ष पूर्व भी हमारी सभ्यता अत्यंत उन्नत, वैज्ञानिक सोच वाली और सुनियोजित नगर व्यवस्था में युक्त थी। ये सारी चीज़ों को देखेंगे, लेकिन सर्वप्रथम हम ये जानते हैं कि ये जो स्थल है वो किस प्रकार से कहाँ है। तो इस स्थल की अगर हम जानकारी देखते हैं तो मोहनजोदड़ो यहाँ पे है, जो कि इस समय पाकिस्तान में है। यह सिंध नदी के किनारे पे ही था जहाँ हड़प्पा सभ्यता हुआ करती थी। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी की पुरानी धाराओं के किनारे स्थित एक प्राचीन नगर है।
फिर आगे हम देखते हैं इसमें कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रमुख और विशाल नगर माना जाता है इसी को, मोहनजोदड़ो को ही सिंधु सभ्यता का सबसे विशाल और प्राचीन नगर प्रमुख माना जाता है। यह नगर अपनी उन्नत नगर योजना, जल निकासी और विशाल स्नानागार के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ पे इसको अगर असली पहचान मिलती है तो इसके स्नानागार के लिए और भंडारगार के लिए भी कहीं कहीं देखने के लिए मिलती है। ये भारत के ही सटे इलाकों से है और इसके कुछ जो जहाँ पे ये लोग व्यापार किया करते थे वो भी हमको धौलावीरा, लोथल, ऐसे ये सारी चीज़ों पे देखने के लिए, इन्हीं सभ्यताओं से जुड़े लोग देखने के लिए हमको मिलेंगे। ये स्थान की जो जानकारी थी, ये आज यह नगर पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लारकाना ज़िले में स्थित है। पुरानी जो जानकारी थी वो सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता था, जो कि सिंधु नदी में था, और वर्तमान में इसकी जो स्थिति है वह सिंध प्रांत लारकाना ज़िले में स्थित है। यह सिंधु नदी की पुरानी धाराओं के निकट के पास में ही इसकी सभ्यताएं बसी हुई थीं। आगे अगर देखें कि समुद्र तल से इसकी जो ऊंचाई रही होगी वो लगभग 6 मीटर ऐसी मानी जाती है कि इसकी ऊंचाई थी। यह हड़प्पा से लगभग 643 किलोमीटर दक्षिण और कराची से लगभग 28 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है, यानी पाकिस्तान की राजधानी के काफ़ी करीब में इसको माना जा सकता है। अक्षांश अगर हम इसका देखते हैं देशांतर के हिसाब से तो लगभग 27 डिग्री 19 पॉइंट कुछ में उत्तर अक्षांश में देखा जा सकता है इसको। और फिर मोहनजोदड़ो के जो अवशेष हमको देखने के लिए मिलते हैं वो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे खुदाई के बाद ऐसे टीलों के रूप में ये हमको प्राप्त हुआ देखने के लिए। आगे अगर इसमें हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रमुख नगर रहे हैं वो किस प्रकार से रहे हैं, जिसके बारे में हम जान रहे हैं वो तो मोहनजोदड़ो ही है। बाकी हड़प्पा सभ्यता पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था, धौलावीरा, कालीबंगा, लोथल और राखीगढ़ी, ऐसे सुरकोटा जैसे जगहों के बारे में हम जानेंगे। इसके जो प्रमुख विशेषता रही है, ये योजनाबद्ध नगर था मोहनजोदड़ो, और यहाँ पे पक्की ईंटों का निर्माण किया जाता था। उसी से महल का ही निर्माण या नगरों का निर्माण, वहाँ पे के घरों का भी निर्माण इसी से हुआ करता था। उन्नत जल निकासी व्यवस्था इनकी सबसे अच्छी मानी जाती है और महान स्नानागार जो कि ग्रेट बाथ के नाम से जाना जाता है, ये इस सभ्यता की जान मानी जाती है। अनाज भंडार, सड़कें और घरों की भी व्यवस्था इनके यहाँ पे काफ़ी अच्छी हुआ करती थी। आगे देखें तो मोहनजोदड़ो में न केवल एक नगर बसा हुआ था बल्कि यह प्राचीन भारत की उन्नत संस्कृति और विज्ञान और संगठन क्षमता का एक अद्भुत प्रमाण भी प्रस्तुत करता है। इस सभ्यता के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता का गौरवशाली नगर मोहनजोदड़ो जो रहा है वो पशुपालन में भी काफ़ी बढ़ चढ़ के भूमिका निभाया है। जैसे मोहनजोदड़ो के लोग कृषि के साथ साथ पशुपालन में भी कुशल थे, ठीक हड़प्पा सभ्यता की ही प्रकार इन लोगों की भी जीवन शैलियाँ रही हैं पशुओं के प्रति। पशु उनके जीवन, अर्थव्यवस्था और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे। पशुओं से ही जुड़ के इनकी जीविका आगे बढ़ी हुई थी। जैसे देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि जो इनकी विशेषताएं रही हैं वो किस प्रकार से रही हैं। मोहनजोदड़ो के लोग विभिन्न प्रकार के पशु पाला करते थे, जैसे बैल हुए, गाय हुई और भेड़ हुए, बकरी हो गई, इमेज बकरी की शायद गलत यहाँ पे हो गई है, बकरी हो गई, सूअर हो गया, कुत्ता हो गया और कुछ छोटे जीव भी देखने के लिए, यातायात के लिए ऐसे जानवरों का प्रयोग हो सके कि किया जाता रहा हो। पशुपालन और उनके भोजन, वस्त्र, परिवहन, कृषि कार्य और व्यापार का आधार माना जाता था। पशुओं से ही दूध, घी और मांस, चमड़े, ऊन आदि प्राप्त किए जाते थे। हल चलाने, गाड़ी खींचने और बोझा ढोने के लिए बैलों का प्रयोग किया जाता था। पशुओं की देखभाल और सुरक्षा के लिए अलग स्थान पर एक व्यवस्था बनाई जाती थी बाड़े के रूप में, वहाँ पे ही सारे पशु निवास किया करते थे। यहाँ जो था पशुपालन से लाभ तो दूध, घी इनका हुआ करता था, मांस तो था ही, चमड़ जो प्राप्त होता था उससे जूते आदि बनाया करते थे, ऊन से कपड़े बनाने का काम शुरू कर दिए थे। खेती और परिवहन में भी इनसे सहायता मिलती थी। गोबर से ईंधन खाद के रूप में प्रयोग होने लगा था, उसका प्रयोग करने लगे थे। पशुओं के रहने की व्यवस्था कुछ इस प्रकार से इस सभ्यता के अंतर्गत रही है। एक बाड़े टाइप से बना के उसके अंदर इन पशुओं को व्यवस्थित तरीके से रखा जाता था। पशुओं के लिए अलग बाड़े और घरों की व्यवस्था की जाती थी। खाना खाने के लिए चारा, भूसा, पानी की पर्याप्त मात्रा में व्यवस्थाएं इनके लिए की गई थी
और जो साक्ष्य हमको देखने के लिए मिले थे पुरातत्वविदों के द्वारा, वो इस प्रकार से मिट्टी की कुछ मूर्तियाँ, गाय भैंस खिलौने टाइप के मिले थे और पानी देने के लिए एक चबूतरे टाइप का स्थान देखने के लिए मिला। आगे अगर हम देखते हैं इस सभ्यता में, तो पशुपालन ने मोहनजोदड़ो के लोगों के जीवन को समृद्ध, संगठित और आत्मनिर्भर बनाया। इस प्रकार से पशुओं का योगदान इस सभ्यता के रहने में रहा, जहाँ से पशुओं के माध्यम से ये लोग काफ़ी आगे बढ़ सके, इस सभ्यता को और विकसित कर सकें। मोहनजोदड़ो के निवासी मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर थे। उन्नत कृषि तकनीकी और सिंचाई संसाधनों का प्रयोग किया करते थे। बिना पशुओं के कृषि भी कर पाना मुश्किल ही था। तो पशुपालन से इनके एक मदद ये भी मिली कि ये लोग खेती के कार्यों में भी आगे बढ़ के भूमिका निभाते नजर आए। मुख्य विषय इनके जो रहे हैं कृषि के, वो सिंधु घाटी के लोग कृषि के अत्यंत कुशल थे, यानी कृषि में प्रचुर मात्रा में इनकी कुशलता देखने के लिए मिलती है। उन्होंने उपजाऊ मिट्टी का चयन करके फसलों की अच्छी पैदावार की, यानी कई प्रकार से उपजाऊ मिट्टियों को खोजकर उसमें अच्छी अच्छी फसलों का चयन करके वहाँ पे पौधारोपण किया। कई प्रकार की फसलों की खेती की जाती थी। खेती के लिए बैलों का प्रयोग हल चलाने में और अन्य कार्यों में भी किया जाने लगा। कुछ सामानों को भी लाने में इनका प्रयोग किया जाता था। इस प्रकार से बैलों का जो उपयोग था, हल लगा के उससे खेत की जुताई की जाती थी। आगे सिंचाई के लिए नहरों और कुएं, तालाबों का भी उपयोग किया जाता था। फसल को काटने के लिए तांबे, कांस के दराती जैसे औजारों का प्रयोग होता था इस समय में। और यहाँ पे उगाई जाने वाली जो प्रमुख फसलें रही हैं वो कुछ इस प्रकार से थी, जैसे गेहूँ, जौ, चना, मसूर, सरसों, मटर, तिलहन और कपास। इन सारी चीज़ों का यहाँ पे प्रयोग होने लगा था। और इस कृषि कार्य जब किया जाता था तो उसके लिए उपकरणों की भी ज़रूरत होती थी। तो यहाँ पे उनके कुछ उपकरणों को भी हम देखते हैं। हल जो कि लकड़ी का बनता था कुछ इस प्रकार से, और फिर फावड़ा देखने के लिए भी हमको मिला। इस प्रकार से फावड़ा का भी प्रयोग किया जाता था। दराती का प्रयोग हुआ था। खुरपी और कुदाल का प्रयोग किया जाता था। ओखली, मुसल, इसका भी प्रयोग होने लगा था। सिंचाई के लिए ये लोग कुएं, नहरों की अच्छी व्यवस्था किया करते थे। तालाबों का भी प्रबंध हुआ था। और खेती में प्रयोग किए जाने वाले जो पशु थे वो बैल चलाने और बैल हल चलाने के लिए गाय का भी प्रयोग होता था, दूध, दही, घी प्राप्त करने के लिए। फिर आगे अगर हम देखते हैं इसमें, तो कृषि में मोहनजोदड़ो की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाया और लोगों के जीवन को समृद्ध किया, ताकि लोग आगे बढ़ सकें और चीज़ों को समझ सकें। तो कहीं ना कहीं कृषि की भी इस सभ्यता के आगे बढ़ने में एक अहम भूमिका दिखाई देती है हमको। सिंधु घाटी सभ्यता का गौरवशाली जो नगर था, इसके बारे में हम देखते हैं कि ये जो नगर योजना थी, इनकी जो सिटिंग प्लानिंग थी, वो किस प्रकार से की गई थी और किस प्रकार से यहाँ पे चीज़ों को व्यवस्थित ढंग से, व्यवस्थित तरीके से स्थापित किया गया था। मोहनजोदड़ो की एक सुव्यवस्थित, योजनाबद्ध और आधुनिक सोच या उत्कृष्ट उदाहरण हमको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है कि किस प्रकार से इन लोगों ने अपनी सोच, अपनी विचारों को इस नगर में उतारा था। इनका जो प्रमुख विशेषताएं रही, ये योजनाबद्ध नगर था। नगर को पहले से योजना बनाकर बसाया जाता था। एक मैपिंग, प्लानिंग ऐसा माना जा सकता है कि किया जाता था। उसके बाद इसको उतारा जाता था उस स्तर पे। दो भागों में इसको विभाजित किया गया था। ऊपरी नगर जो था, वो ऊपरी नगर महलों के लिए हुआ करता था, और एक नगर वहाँ पे निचली नगर भी देखने के लिए हमको वहाँ पे मिला। किले बंद तरीके से ये था। ऊंचा भाग जो था, वो ऊपरी भाग ऊंचा और चारों तरफ से पक्की दीवारों से घिरा हुआ करता था। ऐसा माना जाता है कि वहाँ पे इस नगर के विशिष्ट लोग रहा करते थे, जिनको रक्षा की ज़रूरत हुआ करती थी। सीधी और चौड़ी सड़कें यहाँ पे हमको देखने के लिए मिलती हैं। सड़क एक दूसरे को समकोण पर ही काटती हैं, यानी इसका विशेष ध्यान रखा गया था। सड़कों का भी चयन काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे हुआ था। पक्की ईंटों का निर्माण भी किया गया था। अधिकांश भवन पक्की ईंट से ही बने यहाँ पे देखने के लिए हमको मिलते हैं। ईंटों का जो आकार था वो 1:2:4 के अनुपात में इसको व्यवस्थित किया गया था, यानी ईंटों का आकार भी काफ़ी अच्छा दिया गया था। उन्नत जल निकासी व्यवस्था तो यहाँ देखने के लिए हमको मिलेगी ही इस सभ्यता में कि किस प्रकार जल की व्यवस्था यहाँ पे की गई थी। प्रत्येक
घर से जुड़ी नालियाँ होती थी, प्रमुख नालियों में मिलती थी और वो नालियाँ इस शहर से बाहर किसी एक निश्चित स्थान पर निकाली जाती थी, वहाँ पे ही सारी व्यवस्थाएं हुआ करती थीं। इनका जो ऊपरी नगर रहा, यह भाग ऊंचा और सुरक्षित माना जाता था। यहाँ सार्वजनिक भवन जैसे महान स्नानागार, अनाज आदि बनाए जाते थे, जिसको सुरक्षा की सर्वाधिक जरूरत हुआ करती थी, जो पूरी सभ्यता को पालने में अहम भूमिका निभाया करती थी। तो इस प्रकार यहाँ मान सकते हैं कि स्नानागार और इस प्रकार यहाँ अन्नगार बनाए गए होंगे। आगे अगर हम देखते हैं कि ये जो निचला नगर रहा, यहाँ सामान्य लोग रहा करते थे। घर, नालियाँ, कुएँ, नालियाँ इसी भागों में बनाई गई हैं। आगे देखते हैं इस नगर की जो विशेषता रही, ये नगर उत्तर और दक्षिण, पूर्व पश्चिम में सीधी सड़कें बनाई जाती थीं, यानी सड़कों का दिशा के साथ अच्छा तालमेल बैठाया गया था। सड़कों की जो चौड़ाई थी वो लगभग 6 मीटर तक मानी जाती थी, यानी सड़क की चौड़ाई भी काफ़ी हद तक थी। घरों के बीच उचित दूरी हुआ करती थी, जो कि वेंटिलेशन को पूरी तरीके से ध्यान में रखकर इस कदम को चुना गया होगा। प्रत्येक घर में आंगन होता था, प्रकाश एवं वायु को प्राप्त मात्रा में मिल सके, इसलिए यहाँ पे भी घरों में आंगन बनाया जाता था, जहाँ पे हर कमरे की दीवारें आके मिला करती थी। नालियाँ जो इनकी थी यह ढकी होती थीं, जिन्हें सफाई के समय ही खोला जाता था। ऐसा हो सकता है कि ढके रहने से इन लोगों के यहाँ पे ये हो कि गंदगी कम फैल सकती है, इसीलिए इनकी जो विचार शैली रही वो काफ़ी हद तक काफ़ी अच्छी थी, यानी ये लोग स्वच्छता के प्रति काफ़ी जागरूक थे। मोहनजोदड़ो नगर में योजना जो रही, उससे हमको क्या पता चलता है कि यहाँ पे जो लोग थे वो संग्रहित और प्रशासनिक रहा करते थे और योजनाबद्ध तरीके से इनके शोध किए गए थे। उन्नत भवन निर्माण कला यहाँ पे हुआ करती थी। सफाई और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा गया था और भी सारी चीज़ों को ध्यान में रखा गया था, जो इस नगर के उत्थान के लिए काफ़ी ज़रूरी मानी जा सकती हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पे हमको देखने के लिए मिलते हैं। मोहनजोदड़ो जो है प्राचीन विश्व के सबसे बड़े सुरक्षित नगरों में से एक था। यह नगर योजना आज भी दुनिया नगरों के सामने विकास और प्रबंध को दर्शाती है। इस योजना ने दुनिया की सबसे प्राचीन गहरी सभ्यताओं में एक प्रमुख स्थान दिलाया। तो आगे चल के अब इन नगरों को हमने समझा, नगरीय व्यवस्था को समझा। अब इनके घरों और मकानों के बारे में हम देखेंगे कि किस प्रकार से उनके मकान बने थे। इस सभ्यता में मकान बनाने के लिए पक्की ईंटों के प्रयोग तो हुए ही थे, यहाँ के मकान सुनियोजित और मजबूत सुविधाओं से युक्त भी हुआ करते थे। आगे देखने के लिए हमको मिलता है कि इनकी जो मुख्य विशेषताएं रही हैं, ये मकान पक्की ईंटों से बना करते थे। अधिकांश मकान आयताकार और बहुकक्षीय हुआ करते थे। यहाँ पे जो सर्वाधिक मकान होते थे वो बहुकक्षीय, जैसे इस मकान में हम देख सकते हैं कि इनका जो मकान है यहाँ पे एक प्रवेश द्वार बनाया गया है, आंगन हुआ करता था, यहाँ पे कुछ कमरे थे जिसमें अनाज रखे जाते होंगे, कुछ में रहते थे। कुएं से एक विशेष कुआं इनका हुआ करता था, जहाँ से जल की व्यवस्था हुआ करती थी। रसोई घर खाना पकाने के लिए था और एक स्नानागार भी यहाँ पे हुआ करता था। और ये जो मकान था, यहाँ पे ऊपर जाने के लिए सीढ़ियों का भी प्रबंध किया गया था। सीढ़ी ऊपर मंजिले पर जाने के लिए बनाई गई थी। और नालियाँ इस प्रकार से आप देख सकते हैं, सड़क प्रवेश द्वार के बगल में ही नालियों की भी एक उचित व्यवस्था की गई है, जो कि कुछ इस प्रकार से है। घरों के पानियों को लेकर एक उचित स्थान पे ये निकल जाया करती थी, ताकि शहर में गंदगी ना होने पाए। तो इनकी जो विचार शैली थी वो काफ़ी अच्छी मानी जा सकती है। अधिकांश मकान में आंगन ही हुआ करते थे, ये देखने के लिए हमको मिला। मकानों की सीढ़ियाँ ऊपरी मंजिले की ओर जाती हैं। और फिर अगर यहाँ पे हम देखते हैं कि इनके मकान के जो प्रकार रहे हैं वो किस प्रकार थे, तो ये आकार में बड़े 10, 20 या उससे अधिक कमरे इनके अंदर देखने के लिए हमको मिले। ये संपन्न लोगों के मकान माने जाते थे। और बाकी जो निचली सभ्यताएं रही हैं, वहाँ पे इस प्रकार के मकान हमको देखने के लिए अधिकतर मिले। छोटे मकान जो जिनके आकार छोटे होते थे, 1, 2, 3 कमरे हुआ करते थे, सामान्य लोगों के लिए ये मकान बनाए जाते थे। आगे यहाँ पे इस मकान बनने की कुछ शैलियों को देखते हैं। तो इनकी जो निर्माण सामग्री थी वो पक्की ईंटों से हुआ करती थी, यानी मिट्टी को बना के उसको अच्छे से पकाया जाता होगा भट्टी में। और मकान में कई कक्ष हुआ करते थे, जिनके अंदर भंडारगार और सोने रहने के लिए व्यवस्थाएं बनाई गई थी। स्नानागार हर घर में लगभग हुआ करता था। कुएं, कुछ निजी आवासों में भी कुएं देखने के लिए मिले थे।
बहुमंजिला मकान भी यहाँ पे देखने के लिए मिली कि ये लोग कई मकानों में सीढ़ियाँ जैसे इस सभ्यता के अंदर सीढ़ी दिखने से ये प्रमाण हमको मिला कि हाँ, यहाँ के जो लोग रहे हैं वो कि 2 मंजिला इमारतें भी रही होंगी, तभी यहाँ पे सीढ़ियाँ हमको देखने के लिए मिलती हैं। मोहनजोदड़ो के मकान पक्के, सुनियोजित और आधुनिक सुविधाओं से युक्त थे, जो इस सभ्यता की उन्नत जीवन शैली, इंजीनियरिंग और कौशल को दर्शाती है कि हाँ, यहाँ के लोग काफ़ी नगरीय सभ्यता में काफ़ी आगे निकल चुके थे। अब इस सभ्यता की जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि यहाँ पे जो विशाल स्नानागार था, स्नानागार वो किस प्रकार से नियोजित किया गया था यहाँ पे। तो ये जो स्नानागार था यह भाग निचले नगर की तुलना में ऊंचा और सुरक्षित था। विशाल स्नानागार था जहाँ पे अन्नगार भी इसके बगल में हुआ करता था, सभा भवन यहीं पे हुआ करता था, आवासीय परिसर होता था, खुले प्रांगण और प्रकोष्ठ भी यहाँ पे देखने के लिए मिले थे। कुछ इस प्रकार से जैसे 1 नंबर में यहाँ विशाल स्नानागार दिखाया गया है और अन्नगार भी हमको 2 नंबर में देखने के लिए मिलता है। 3 में ये सभागार था और आवासीय परिसर इनका जो था वो इस प्रकार से आवासीय परिसर था। खुले प्रांगण और प्रकोष्ठ भी यहाँ पे हमको देखने के लिए मिले। इस प्रकार से इनकी जो सभ्यताएं थीं जहाँ पे सारी चीज़ें थी वहाँ विशाल स्नानागार भी देखने के लिए मिला, तो जो कि इस प्रकार से रही है। आगे देखें इसकी जो मुख्य विशेषता थी स्नानागार की, तो मोहनजोदड़ो का जो स्नानागार रहा ऊंचे चबूतरे पे बना था, जहां प्रशासनिक, धार्मिक और सार्वजनिक भवन स्थित थे। ऊंचा चबूतरा जो इनका था वो पूरा 4 से 12 मीटर ऊंचे दायरे में फैला हुआ था। सुनियोजित निर्माण इसका था, ईंटों से बने विशाल भवन, चौड़ी सड़कें और नियमित नक्शे पे ये बनाया गया था। सुरक्षा जो इसकी थी वो बाढ़ से बचाव के लिए काफ़ी अच्छा था। प्रशासन के लिए ऊंचाई पर निर्माण किया गया था। आगे अगर इसमें देखते हैं ये महत्वपूर्ण इमारतें रही हैं इस समय पे, इसके बारे में भी हम लोग देखते हैं। जैसे स्नानागार रहा, यहाँ पे अन्नगार देखने के लिए हमको यहाँ पे मिला और सभा भवन प्रमुख यहाँ पे था, आवासीय और इनके जो आवास रहे हैं वहाँ पे खुले प्रांगण में देखने के लिए मिलते हैं। और फिर इसमें जो स्नानागार था यहाँ पे लोग धार्मिक कार्यों के लिए इकट्ठा हुआ करते थे। ऐसा माना जा सकता है कि किसी धार्मिक कार्य जो भी यहाँ पे मान्यताएं रही हों वहाँ पे उस कार्य को पूर्ण होने के लिए लोग यहाँ पे इकट्ठा हुआ करते होंगे, आपस में बैठते होंगे, बातचीत होती होगी और यहाँ पे स्नान होता था और भी जो शिष्टाचार वगैरह ऐसी सारी चीज़ें यहाँ पे हुआ करती होंगी। लोग अपने मतों को व्यक्त किया करते होंगे। एक आयताकार कुंड भी यहाँ देखने के लिए मिला था जो कि इस प्रकार से था, जो जल रोधी ईंटें और बिटुमिन का प्रयोग करके इसको बनाया गया था, जहाँ से जल का बाहर जाना मुश्किल था। और ये जो यहाँ पे हमको अन्नगार की भी चित्र शैली देखने के लिए मिलती है, जिसको हम नीचे के स्लाइड में देखेंगे। और खुले प्रांगण जो इनके रहे हैं वो कुछ इस प्रकार से व्यक्त हुए थे, जिसमें सामूहिक गतिविधियों एवं अनुष्ठानों के लिए उपयोग किया जाता था। ये इनकी जो भी धार्मिक रीतियाँ रही हों उसके अनुसार जो अनुष्ठान किया करते थे वो इस प्रांगण में करते थे। आवासीय परिसर इनका कुछ इस प्रकार से था, जहाँ लोग रहा करते थे, कमरे और समूहों में निवास किया करते थे। सभा भवन जो इनका था यह संभावित प्रशासनिक और धार्मिक सभ्यताएं ही हुआ करती थी। यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता का जो गौरवशाली नगर रहा, इसमें जल निकासी व्यवस्था सबसे प्रमुख भूमिका निभाती है। तो मोहनजोदड़ो की जल निकासी व्यवस्था प्राचीन विश्व की सबसे उन्नत और वैज्ञानिक प्रणाली मानी जाती है। अब तक की सारी सभ्यताओं को देखते हुए इनकी जो व्यवस्था थी, ये मुख्य विशेषता इनकी क्या रही है, प्रत्येक घर से निकलने वाला गंदा पानी पक्की नालियों के द्वारा मुख्य नालियों में पहुंच जाया करता था। नालियाँ पक्की ईंटों से बनी होती थी जिन्हें प्लास्टर से लीपा गया था ताकि जल इधर उधर ना निकल सके इनके अंदर से। मुख्य नालियाँ ढकी हुई होती थीं। सफाई के लिए निरीक्षण कुएं भी बनाए गए थे। नालियों में ढाल का विशेष ध्यान रखा गया था जिनसे पानी आसानी से बह सके। कचरा रोकने के लिए नालियों में जाली नुमा छेद और फैलने की व्यवस्था की गई थी, जिसे हम पिट बोल सकते हैं। यह व्यवस्था नगर की स्वच्छता और स्वास्थ्यकार और सुंदरता को बनाए रखने के लिए सहायक थी। इस प्रकार से इसमें हम देख सकते हैं ये जो मुख्य नाली रही है ये ढकी हुआ करती थी और इस प्रकार से घरों की छोटी नालियाँ पिट से होकर इस नालियों के अंदर जुड़ जाया करती थी।
निरीक्षण कुएं भी इसमें कुछ लगाए जाते थे। इनके भर जाने पे पता चलता था, जो कि आज सीवर प्रणाली, आधुनिक सीवर प्रणाली कुछ इसी प्रकार से दर्शाई गई है। नाली के अंदर का दृश्य इस प्रकार से रहा है। और फिर अगर आगे हम इसमें देखते हैं कि जल निकासी की जो व्यवस्था थी, घरों में स्नान, रसोई घर से निकलने वाला गंदा पानी छोटी नालियों के द्वारा मुख्य नालियों में प्रवाहित होता था। पक्की ढकी हुई मुख्य नालियों से बहा करता था। शहर के बाहर बड़े बने निकास द्वारा बाहर निकलता था और खेतों, खुले स्थानों में छोड़ दिया जाया करता था। जो निरीक्षण कुएं थे उनकी भूमिकाएं क्या थी? ये निर्धारित दूरी पर गोले नुमा और कुएं की नालियों की सफाई की जाती थी। इसके अंदर से इस पर ढक्कन रखे जाते थे। यह व्यवस्था आज सीवर सिस्टम जैसी मानी जा सकती है। और फिर आगे अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो नगर स्वच्छता, रोग मुक्त और सुखद रहे, इसलिए ऐसी व्यवस्थाओं को शायद इन लोगों ने अपनाया होगा। यह उन्नत नगर नियोजन तकनीकी के ज्ञान का प्रमाण देती है। आज भी इतनी पुरानी प्रणाली आश्चर्य और प्रेरणादायक मानी जा सकती है हम लोगों के लिए। तो यह दर्शाती है, यह प्रणाली हमको यह दर्शाती है कि हमारे पूर्वज कितने संगठित, वैज्ञानिक और दूरदर्शी थे। कितनी आगे की चीज़ों को सोचकर ये लोगों ने इस नगर का निर्माण किया होगा। अब जो इसकी अहम चीज़ें एक रह गई, जो कि अनाज भंडार के रूप में जाना जाता है, कि यहाँ पे अनाज भंडार किस प्रकार से बनाए गए थे। तो अनाज भंडार का ये बाहरी दृश्य कुछ इस प्रकार से देखने के लिए हमको मिलता है, और आंतरिक दृश्य कठोर हुआ करता था, जिसके अंदर कुछ इस प्रकार से अनाजों को स्टोर किया जाता था, रखा जाता था। यह शहर ऊंचे भाग में ही स्थित था। स्नानागार के बगल में ही पकी ईंटों से बनाया गया यह भंडार गृह बहुत ही मजबूत था। हवादार रखने के लिए दीवारों में वेंटिलेशन की व्यवस्था की गई थी, ताकि अनाजों को सड़न से बचाया जा सके। अनाज को नमी और चूहों, कीड़ों से बचाने के लिए ऊंचा फर्श भी यहाँ पे बनाया गया था। यह भंडार सामूहिक उपयोग के लिए था, जो सुचारू वितरण को दर्शाता है। आगे अगर हम इसमें देखते हैं तो इनका जो अनाज भंडार की संरचना रही है वो किस प्रकार से थी। तो ये जो संरचना थी, ये कठोर अनाज रखने के लिए कमरे इसमें बनाए गए थे, और गलियारा भी इनके अंदर नियुक्त किया गया था। किस प्रकार से? जैसे कमरों के बीच गलियारे यहाँ पे हुआ करते थे, ईंट से बने ऊंचे चबूतरे पर निर्मित, ताकि यहाँ पे नमी से अनाज को सुरक्षित बचा के रखा जा सके। वेंटिलेशन के लिए छेद के रास्ते इस प्रकार से बनाए गए थे, ताकि इसमें हवा आ जा सके। लकड़ी के बीम के सहारे छत पर बनी थी, जो ऊपर से ढकी हुई हुआ करती थी। और यहाँ पे अगर हम देखें किस प्रकार के अनाजों को रखा जाता था, तो गेहूं के दानों के अवशेष यहाँ से मिले, जौ के दानों के अवशेष मिले, जले हुए अनाजों के भी अवशेष यहाँ पे मिले थे। यह भंडार यह दर्शाता है कि मोहनजोदड़ो के लोग कृषि उत्पादन की जो अधिशेष उत्पादन किया करते थे, यानी अधिक मात्रा में उनका उपज था, उनके पास संगठित भंडारण, वितरण एवं उन्नत व्यवस्था भी विद्यमान थी। अनाज को अलग अलग कठोर कमरों में सुरक्षित रखा जाता था। इनके जो अधिशेष हमको देखने के प्रमाण मिले वो कुछ इस प्रकार से रहे। खेती किया इन लोगों ने, संगठित भंडार गृह की व्यवस्था की, नियंत्रित वितरण प्रणालियाँ अपनाई, और विकसित नगर का सभ्यता का संकेत भी इन लोगों ने दिया। आगे अगर हम देखते हैं इसमें सिंधु घाटी सभ्यता का गौरवशाली नगर, तो इस नगर के अंदर इन लोगों ने पात्रों का कैसे उपयोग किया था। तो मोहनजोदड़ो के जो लोग थे, ये मिट्टी के बर्तन बनाने में अत्यंत कुशल थे। ये बर्तन सुंदर, टिकाऊ, रोज़मर्रा की ज़रूरतों की उपयोगिताओं के लिए बनाया करते थे। इनके जो मिट्टी के बर्तन थे वो मुख्यतः मोहनजोदड़ो में मिट्टी के बर्तन का निर्माण बड़ी मात्रा में होता था। ये बर्तन अच्छी तरीके से पकाए जाते थे। इन पे ढेर सारी चित्रकारियाँ, शैलियाँ भी हमको देखने के लिए मिलती हैं कि किस प्रकार से इनमें अलग अलग प्रकार की चित्रकारी की गई थी। ये पके बर्तन हुआ करते थे, इनको बनाने के बाद भट्टियों में पकाया जाता था, और अधिकांश जो है चाक और कुम्हार के घर पर पाए जाते हैं। इन पर लाल रंग की पृष्ठभूमि पर काले रंग से चित्र या आकृतियाँ भी बनाई गई हैं कि किस प्रकार से ये थे। आगे इनका अगर हम देखते हैं कि इनके प्रयोग किस प्रकार किए जाते थे, तो बर्तनों का उपयोग घरेलू कार्य, भंडारा पकाने, परोसने और धार्मिक कार्यों में किया जाता रहा है। घड़ा देखने के लिए हमको मिला, कलश, कटोरा, थाली जिसको प्याली मान सकते हैं, ढक्कन भी देखने के लिए मिले, इससे किसी चीज़ को ढका जाता होगा, और छाली नुमा पात्र भी एक देखने के लिए मिला था। गहरा मटका प्राप्त हुआ, छोटे पात्र भी देखने के लिए मिले।
बर्तनों पर चित्र कई सारे अंकित हमको देखने के लिए मिले, जानवरों के जालीदार चित्र देखने के लिए मिले, ज्यामितीय चित्र भी हमको देखने के लिए मिलते हैं। आगे अगर देखते हैं कि इनका उपयोग ज़्यादातर क्या हुआ करता था, तो अनाज, दाल, तेल, पानी आदि के लिए किया जाता था। खाना पकाने और पकाने के बाद इसका प्रयोग होता था। दूध, दही, घी आदि रखने के लिए भी अच्छी व्यवस्थाएं थी इन बर्तनों की। दीपक और धार्मिक अनुष्ठानों का भी प्रयोग यहाँ पे हुआ करता था। सौंदर्य और सजावट के लिए भी कुछ विशेष बर्तनों को हम यहाँ पे देख सकते हैं। आगे अगर हम देखते हैं बर्तन बनाने की इनकी जो तकनीक रही है, वो मिट्टी को गूँथा जाता था पहले, फिर चाक पर आकार दिया जाता था, धूप में सुखाया जाता था, भट्टी में पकाकर पुनः इसको तैयार करके भोजन या पात्र को रखने योग्य बनाया जाता था। मोहनजोदड़ो के जो मिट्टी के बर्तन थे, उनकी कला, तकनीकी, सौंदर्य बोध का एक अद्भुत उदाहरण देते हैं, जो आज भी सिंधु घाटी सभ्यता की उन्नत संस्कृति का प्रमाण है। इस सभ्यता में मोहनजोदड़ो काल के जो आभूषण रहे हैं वो किस प्रकार से रहे हैं। ये लोग सौंदर्य के प्रति भी काफ़ी जागरूक थे। यहाँ पे कई प्रकार के आभूषणों का भी प्रयोग किया गया था। जैसे इनकी जो मुख्य बातें रहीं, मोहनजोदड़ो से सोना, चांदी, तांबा, कांस्य और कई प्रकार की धातुएं हमको देखने के लिए मिलती हैं। शंख और टेराकोटा, जिसमें प्रमुख है टेराकोटा, आज से बने आभूषण भी हमको देखने के लिए मिले। मोतियों की मालाएं हमको मिली, कुंडल मिले, कानों में पहनने के लिए माला, गले के लिए थी, चूड़ियां हाथों में ये लोग धारण किया करते थे, जो कि सोना या चांदी या अन्य धातुओं से बनाई गई होंगी। लटकन भी देखने के लिए हमको एक यहाँ पे मिला है। बाजूबंद का भी उपयोग यहाँ पे हुआ करता था। अंगूठी प्रमुख मानी जाती थी। विभिन्न प्रकार के मणिक मोती भी हमको देखने के लिए मिले। आभूषण स्त्रियों और पुरुषों दोनों के द्वारा पहने जाते थे। ये आभूषण सामाजिक स्थिति, धन संपन्नता और सौंदर्य को दर्शाते थे। बेहतरीन कारीगरी से हमको ये पता चलता है कि ये लोग कला और फैशन के प्रति काफ़ी जागरूक थे। उपयोग की जाने वाली इनकी जो सामग्रियाँ रही हैं, वो सोना, चांदी, तांबा, ये सारी चीज़ें प्रमुख थीं और भी धातु के रूप में यहाँ पे देखने के लिए हमको मिलती हैं। ये आभूषण मोहनजोदड़ो की उन्नत शिल्प कला और व्यापारिक संबंधों का एक प्रमाण प्रस्तुत करती हैं। इन सारी चीज़ों का हो सकता है कि इन लोगों ने व्यापार भी किया हो। आगे उस चीज़ को हम जानेंगे कि किस प्रकार से इस सभ्यता का व्यापार काल रहा है। तो इनका जो व्यापार काल था, वो सिंधु सभ्यता के लोग कुशल व्यापारी माने जाते थे। इनका व्यापार स्थानीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होता था, यानी दूर दराज के इलाकों में भी ये मिस्र और मेसोपोटामिया जैसी सभ्यताओं तक व्यापार का आदान प्रदान किया करते थे। व्यापार के जो इनके प्रमुख पक्ष रहे हैं, वो स्थानीय व्यापार, नगरों और ग्रामों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान करते थे। सिंधु के विभिन्न नगरों जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चंदौड़ो, लोथल आदि के बीच इनके व्यापार के व्यापक प्रमाण देखने के लिए हमको मिलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है, वो मेसोपोटामिया, सुमेर, फारस की खाड़ी, ओमान, बहरीन और मध्य एशिया तक इनका व्यापार था। व्यापार के जो साधन इनके रहे हैं, वो बैलगाड़ी, नाव और समुद्री जहाज रहे हैं। नदियाँ, सड़क और समुद्री मार्ग का भी यहाँ पे उपयोग किया जाता रहा। व्यापार के जो प्रमुख मार्ग थे, वो सिंधु सभ्यता से होकर फारस की खाड़ी से निकलते थे, ओमान की तरफ भी जाया करते थे। ज़मीनी मार्ग से मध्य एशिया जाया करते थे और यह समुद्री मार्ग से मेसोपोटामिया तक, सुमेर तक यहाँ पे पहुँचा जाता था। यानी इनका जो व्यापार था, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी था। व्यापार की जो प्रमुख वस्तुएँ थीं, वो क्या थीं? कुछ मनके देखने के लिए मिले, मुद्राएं देखने के लिए मिली, तांबे के औजार देखने के लिए, मिट्टी के बर्तन देखने के लिए मिले, आभूषणों में कई सारी धातुओं के आभूषण देखने के मिले, शंख और सीप कई प्रकार के देखने के लिए मिले, मनक भार भी हमको देखने के लिए मिले, जिनसे सामानों को तौल किया जाता था। मनक भार, मुहरों, लिपि और इन सारी चीज़ों का उपयोग व्यापार को व्यवस्थित और विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए किया जाता था। आगे देखते हैं कि ये जो सभ्यता रही मोहनजोदड़ो काल की, इन लोगों में धर्म और पूजा के विषय में क्या चीज़ें थीं, कैसे विश्वास, आस्थाएं इनकी थी। तो जैसे इसमें हम देखते हैं कि मोहनजोदड़ो के जो लोग थे, वो प्रकृति, पशु, पक्षी और माँ देवी की पूजा किया करते थे। वे धार्मिक
स्नान, यज्ञ जैसी क्रियाएं किया करते थे। कुछ विशेष प्रतीकों को भी ये लोग पवित्र माना करते थे। यहाँ पे जो कुछ विशेष प्रतीक हमको देखने के लिए मिलेंगे वो कुछ पवित्र माने जाते थे। ऐसा माना जाता था कि इस सभ्यता के लोग लोक परलोक जैसी चीज़ों में भी विश्वास रखा करते थे और कई सारे धार्मिक कार्यों में भी संलिप्त हुआ करते थे। कई देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। तो विभिन्न इनकी जो रही हैं आस्था की शैलियाँ वो कई प्रकार से थीं, उसको हम देखते हैं यहाँ पे। जो प्रमुख विशेषताएं रही हैं उनकी, तो प्रकृति की शक्ति के रूप में पेड़ों की पूजा किया करते थे। पशु पक्षियों को पवित्र माना जाता था और माँ देवी और उर्वरता की पूजा की जाती थी। पवित्र स्नान और शुद्धिकरण भी यहाँ पे देखने के लिए हमको मिला। यज्ञ वेदी यहाँ पे प्रमुख हमको देखने के लिए मिलती है। यहाँ यज्ञ, अग्नि और अर्पण की परंपरा भी हमको देखने के लिए मिली। पवित्र प्रतीकों और मुहरों का भी यहाँ पे बढ़ चढ़ के उपयोग देखने के लिए हमको मिलता है। और किसी पूजा करते हुए यहाँ पे पूजे के जो चीज़ें थी वो भी विभिन्न प्रकार से हुआ करती थी। जैसे माँ देवी की पूजा यहाँ पे जो होती थी वो मिट्टी की मूर्तियों से स्त्री के रूप की पूजा हुआ करती थी। पशु बैल को शक्ति के रूप में माना जाता था और समृद्धि का प्रतीक माना जाता था। यहाँ पे जो पशुपति आकृति थी वो सिंह वाले योग मुद्रा में बैठे पुरुष को आदि पति या देव रूप में पूजा करते हैं। और वृक्ष जो यहाँ पे था वो पेड़, नदियों और सूर्य आदि की पूजा के संकेत यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। सूर्य की पूजा, नदियों की पूजा, पेड़ की पूजा इन लोगों में प्रमुख थे। पवित्र पशु जो थे वो हाथी, गैंडे, बाघ, मगरमच्छ, पक्षी आदि के चित्र मुहरों पर हमको देखने के लिए मिले हैं। ऐसी चीज़ों के भी प्रयोग ये लोग किया करते थे। आगे अगर हम इसमें देखते हैं कि इनकी जो अवशेष, इस पुरातात्विक खोज में जो इनके अवशेष हमको देखने के लिए मिले वो किस प्रकार से देखने के लिए मिले थे, तो माँ देवी की मिट्टी की मूर्ति हमको देखने के लिए मिली। धार्मिक और जो यहाँ पे धार्मिक आस्थाओं से जुड़ी थी और पशुपति मुहर की एक छवि देखने के लिए मिलती है जो कि सिंह वाले देव की रही है। बैलों की मुहर हमको देखने के लिए मिली है जो शक्ति का प्रतीक रहा है। गैंडे की मुहर भी हमको यहाँ पे देखने के लिए मिली। पक्षी की मुहर भी देखने के लिए मिली। तो अनेक प्रकार की मुहरें हमको यहाँ पे देखने के लिए प्राप्त हुई। आगे अगर हम देखते हैं कि धार्मिक स्थान और आनक मानकों में ये शुद्धिकरण का भी कार्य किया करते थे। जैसे मोहनजोदड़ो में बना विशाल स्नानागार धार्मिक स्नान और शुद्धि के लिए उपयोग किया जाता था। जैसे उपनयन संस्कार आदि ऐसे कई संस्कारों का हो सकता हो कि यहाँ पे भी प्रचलन रहा हो, उसके उपलक्ष्य में ये लोग साथ में इकट्ठा होकर इस जगह पे पहुँचते रहे हों। और आगे अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि इनका पूजा स्थल जो था, यहाँ से हमको यज्ञ वेदी देखने के लिए मिलती है। और काफ़ी नगरों में, घरों में भी हमको छोटे छोटे चबूतरे और वेदी या अग्निकुंड जैसे अवशेष देखने के लिए मिले। इनकी जो आस्था रही है वो विश्वास में रही। जैसे सूर्य और आकाशीय पिंडों की पूजा के संकेत यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। जल को पवित्र माना जाता था। उर्वरता, फसल और संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना यहाँ पे की जाती थी। जीवन और मृत्यु, परलोक में भी विश्वास इनकी अहम चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। जहाँ पे दफन के प्रथा जैसी चीज़ें भी हमको देखने के लिए मिली हैं। आगे अगर हम देखें इनके जो धार्मिक अनुष्ठान रहे हैं वो किस प्रकार से थे। यज्ञ अग्नि में अर्पण हुआ करता था। अर्पण और भेंट चढ़ावे के भी प्रयोग किए गए थे। देवताओं को भोजन, फल, जल आदि अर्पित किए जाते रहे हैं। मुहरों और प्रतीकों का भी उपयोग होने लगा था। धार्मिक और व्यापारिक कार्यों में मुहरों का उपयोग होता था। ताबीज़ और मनकों का प्रयोग किया जाने लगा। ताबीज़, मनके जो कि इनके लोक परलोक जैसी आस्थाओं के बारे में दर्शाते हैं कि हाँ ये लोग ऐसी चीज़ों के बारे में मानते होंगे। इन सारी चीज़ों में इनकी आस्थाएं रही हैं। तो यहाँ जो प्रमुख चीज़ों को हम लोगों ने देखा वो इनके धार्मिक जो यहाँ से अवशेष प्राप्त हुए उनके बारे में। जैसे पक्षियों की मुहरें, इस पशुपति जी की मुहर देखने के लिए मिली और माँ देवी की मिट्टी की मूर्ति देखने के लिए मिली। तो ऐसी चीज़ों से हमने ऐसा माना कि हाँ इनकी लोक परलोक जैसी चीज़ों में आस्था काफ़ी अधिक रही है। आगे अगर हम देखते हैं कि इनके जो कुछ सभ्यता के अंत, सभ्यता में जो मानव रहते थे उनके अंत होने पे जो दफन की प्रक्रिया रही है वो किस प्रकार से रही है उसके बारे में। तो मोहनजोदड़ो में मृतकों को सम्मान पूर्वक दफनाया जाता था।
उनकी दफन की जो प्रथा थी उनके धार्मिक मान्यताओं और परलोक में विश्वास को दर्शाती है। दफनाने की जो विशेषता थी वो कब्रों में अलग अलग आकार की होती थी, जो आयु, लिंग और सामाजिक स्थिति को दर्शाया करती है। आगे देखें कि कुछ कब्रों में एक से अधिक मनके या कीमती वस्तुएं मिलती हैं जो समृद्ध और सम्मानता का प्रतीक बताई जाती हैं। कुछ स्थलों पर द्वितीय दफन की प्रथाएं भी हमको देखने के लिए मिली। ये प्रमाण भी मिले जहां से हड्डियों को हटाकर फिर दफनाया गया था, यानी एक बार दफन के बाद दोबारा हटा के पुनः दूसरी चीज़ों को वहाँ पे दूसरी बॉडी को दफन किया गया था। तो ऐसी चीज़ें भी हमको यहाँ पे देखने के लिए मिली। जो इनके दफन का स्थान था वो किस प्रकार से था, तो मृतकों को नगर से बाहर खुले स्थानों या विशेष कब्रगाहों में ही दफनाया जाया करता था। दफन की जो विधियां थी इनकी, वो मृतक को पीठ के बल लिटाकर सिर प्रायः उत्तर की ओर रख कर दफनाया जाता था। ये इनकी प्रमुख चीज़ें रही हैं कि जो बॉडी थी यानी जो मृतक का शरीर था उसकी दिशा जो थी वो हमेशा उत्तर की ओर ही रखी जाती थी सिर की। कब्र के साथ जो सामग्रियां रखी जाती थी, इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से सामग्रियों का प्रयोग किया गया है। तो मृतक के साथ बर्तन, आभूषण, मनके, तांबे के औजार और अन्य उपयोगी वस्तुएं भी रखी जाती थीं। कब्र का जो निर्माण था यहाँ पे, तो कब्रों को आमतौर पर आयताकार गड्ढों में बनाकर ही रखा जाता था। कभी कभी ईंटों की घेराबंदी भी यहाँ पे हमको देखने के लिए मिली। वयस्क महिला और बच्चे जो थे उनमें पुरुष, महिलाओं, बच्चों को सभी को दफनाया जाता था। इसमें समाज में समानता का संकेत हमको देखने के लिए मिला। कब्र के साथ रखी जाने वाली जो धातुएं थीं, जो वस्तुएं थीं, वो किस प्रकार से थीं। जो मिट्टी के बर्तन इस प्रकार से हमको देखने के लिए मिले, मनके जो थे इस प्रकार से, और तांबे के कुछ प्रमुख औजारों को भी इनके साथ में दफन किया गया था। आभूषण इनके साथ में रखे ही गए थे। आगे अगर हम इसमें देखें कि विभिन्न प्रकार के दफन के स्थल भी हमको देखने के लिए यहाँ से मिले थे। आयताकार गड्ढे मिले, ईंट से घिरे दफन के स्थल मिले, एकाधिक दफन तथा द्वितीय दफन चीज़ें भी मिली जहाँ पे हड्डियों को निकाल के दोबारा दफनाया गया था। और कई जगहों पे ऐसा भी देखने के लिए मिला कि एक साथ कई सारी बॉडियों को भी रख दिया गया था एक ही कब्र के अंदर। तो ऐसी सारी चीज़ों को भी हमको यहाँ पे देखने के लिए मिला है। फिर अगर हम आगे देखते हैं कि दफन की ये जो प्रथा से यह स्पष्ट होता है कि यहाँ के लोग जो रहे हैं वो मृत्यु के बाद के जीवन में विश्वास रखते थे। मृतकों को सम्मान और उपयोगी वस्तुओं के साथ ही विदा किया करते थे। ऐसा माना जाता है कि इन सभ्यता में यह एक प्रमुख मान्यता रही है। आगे अगर हम इसमें देखते हैं कि मोहनजोदड़ो का जो पतन हुआ वो किस प्रकार हुआ, तो सभ्यता का जो अंत था, यानी अभी तक हम लोगों ने इस सभ्यता के प्रारंभ को देखा कि किस प्रकार से सभ्यता आई, वहाँ पे लोगों ने कैसे निवास किया, नगर नियोजन कैसे किया गया, नगर योजना बनाई गई, नगरों का अच्छा निर्माण किया गया, किस प्रकार से चीज़ें वहाँ पे देखने के लिए मिली, कौन कौन सी धातुएं देखने के लिए मिली। अब इस सभ्यता के पतन के बारे में देखते हैं। लगभग 1900 ईस्वी पूर्व के बाद इस सभ्यता की पतन की प्रक्रिया शुरू होती है। कभी विश्व की सबसे उन्नत नगरी जो मानी जाती थी मोहनजोदड़ो सभ्यता, लगभग अब यह धीरे धीरे कमज़ोर होने लगी और अंततः इसका भी पतन हुआ। जैसे इनके पहले जितनी सभ्यताएं थीं, कुछ पाषाणकालीन सभ्यताएं, नर्मदा घाटी, सोहन घाटी, बेलन घाटी आदि जैसे ऐसे कई घाटियों के ऊपर भी हमने वीडियो बना के अपलोड किया हुआ है अपने चैनल पे, उसको भी देख सकते हैं कि किस प्रकार से सभ्यताओं का पतन हुआ था और किस प्रकार सभ्यताएं, नई सभ्यताओं का उदय होते गया। पाषाणकालीन सभ्यता के ख़त्म होने पे सर्वप्रथम हड़प्पा जैसी सभ्यता, मेहरगढ़ जैसी सभ्यता हमको देखने के लिए मिली जो नगरीय सभ्यता की तरफ अग्रसर हुई थी। और उसके बाद हम लोगों को ये मोहनजोदड़ो सभ्यता देखने के लिए मिलती है। तो इसके पतन के कारणों को हम देखते हैं। नदियों के मार्ग में परिवर्तन भी इस सभ्यता के अंत का एक प्रमुख कारण माना जा सकता है। सिंधु नदी जो थी उसकी सहायक नदियों के मार्ग में परिवर्तन हुआ होगा, जहाँ से यहाँ पे पानी की कमी हुई होगी। भूकंप और प्राकृतिक आपदाएं भी हम ऐसा मान सकते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसे भी तथ्य देखने के लिए मिले जहाँ मृतकों के कई सारे हड्डियाँ देखने के मिले, कई सारी चीज़ें देखने के लिए मिली। तो ऐसा मान सकते हैं कि हो सके यहाँ
कोई प्राकृतिक आपदा आई हो जिसके शिकार हो गए हों ये लोग। लंबे समय तक ऐसी आपदाओं से सभ्यता कमज़ोर होती गई होगी। जलवायु में भी परिवर्तन हुआ, सूखा, कम वर्षा के कारण कृषि प्रभावित हुई होगी, अन्न के उत्पादन कम हुए होंगे जिससे आजीविका पे संकट आया होगा। बाढ़ की भी समस्या ऐसा माना जा सकता है कि आ गई होगी। बार बार आने वाली भीषण बाढ़ ने नगरों को नुकसान पहुंचाया होगा, घर, सड़क, नालियों को नष्ट किया होगा और लोग परेशान हुए होंगे। इसका भी एक प्रमुख भूमिका रही होगी। व्यापार का पतन भी हो सकता है कि व्यापार में इनको काफ़ी नुकसान भी हुआ होगा। मेसोपोटामिया के साथ व्यापार कम हो गया, दूर दराज के व्यापार मार्ग कमज़ोर पड़ गए थे जिससे आर्थिक स्थिति पर बुरा प्रभाव भी हमको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। और फिर अगर इनके हम सामाजिक और प्रशासनिक कमजोरियों को देखें तो लंबे समय तक समस्याओं और समाज और प्रशासन कमज़ोर भी हो सकता हो, इस वजह से रहा हो। नगरों का संगठन और व्यवस्था में धीरे धीरे टूटने का कारण भी हो सकता है। पतन की जो प्रक्रिया रही वो कई प्रकार से यहाँ पे देखने के लिए हमको मिल सकती है, मान सकते हैं। जैसे पहले छोटे छोटे नगर उजड़े, फिर बड़े नगर जैसे मोहनजोदड़ो भी परित्यक्त हो गए, लोग अन्य क्षेत्रों में बस गए और यह नगरी जो थी अभी तक फली फूली अब ये वीरान हो गई। तो इस प्रकार से लोग दूर दराज की सभ्यताओं में गए। इनके इस सभ्यता के समकालीन भी हम कई सारी सभ्यताओं को देखेंगे, जैसे कालीबंगा, लोथल, सुरकोटदा, ऐसी सभ्यताओं के ऊपर भी हम वीडियो बना के अपलोड करेंगे। तो इन सारे तथ्यों को भी हम जानेंगे कि किस प्रकार से सभ्यता का उदय हुआ और किस प्रकार से सभ्यता का अंत हुआ। टूटे हुए मकान और संरचनाएं हमको आज देखने के लिए मिलती हैं। खाली पड़ी सड़कें के निशान देखने के लिए मिलते हैं जो एक समय में प्रमुख मार्ग हुआ करते थे। टूटे हुए बर्तनों को देखने के लिए मिलता है। कुछ स्थानों पर मानवों के कंकाल भी देखने के लिए मिले। आगे अगर हम देखें यहाँ पे तो प्राकृतिक आपदाएं, जलवायु परिवर्तन, व्यापार में गिरावट और सामाजिक कमजोरियों के कारण मोहनजोदड़ो सभ्यता का अंत हुआ, लेकिन इससे मानव इतिहास में एक अमिट छाप छोड़ दी थी। ये सभ्यता अब हम लोगों के बीच में भले से ही नहीं रही, लेकिन इस सभ्यता को देखकर हम लोगों को बहुत सी चीज़ें सीखने के लिए मिलती हैं कि किस प्रकार से उस समय पे एक नगरीय सभ्यता का निर्माण किया गया था। इन कालों के कुछ महत्व को अगर हम देखते हैं मोहनजोदड़ो में, तो सभ्यता जो थी वो हमारे इतिहास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थी। यहाँ पे हम लोगों ने प्राचीन शहरी सभ्यताओं का उदय देखा। विश्व की सबसे प्राचीन शहरी सभ्यताओं में से एक उन्नत नगर नियोजन सभ्यताओं को हमने देखा। उन्नत नगर नियोजन यहाँ पे देखने के लिए मिला, जहाँ पे सीधी सड़कें, समकोणीय मिली, पक्की ईंटों के घर बने देखने के लिए मिले, जल निकासी व्यवस्था मिली। और फिर कला शिल्प को भी हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से यहाँ शिल्प और कलाएं हमको देखने के लिए मिली। मूर्तिकला, मोहरे, आभूषण, मृदभांड, खिलौने आदि से उनकी कला और शिल्प की निपुणता के बारे में भी पता चला। व्यापार को हमने देखा कि आर्थिक वृद्धि किस प्रकार से हुई। मोहनजोदड़ो के लोग जो थे वो आंतरिक और बाह्य व्यापार में कुशल थे, जो मेसोपोटामिया जैसे दूरस्थ क्षेत्रों तक व्यापार फैलाए हुए थे। हमने लेखन प्रणाली इनकी देखी कि किस प्रकार से यहाँ पे लिपियों का प्रयोग किया गया था, जो कि सिंधु लिपि अभी तक अपढ़ी है, इसको पढ़ा नहीं जा सका। इनकी जो लिपियाँ रही हैं ये ऐसा माना जाता है कि 400 कुछ फिगर इनके जो बने थे वो समझ में आए, लेकिन उनके अर्थ क्या हैं ये अभी तक पूरा परिलक्षित नहीं किया जा सका। कृषि और पशुपालन की विकास को हमने देखा कि किस प्रकार जानवरों का उपयोग इन लोगों ने किया था। और फिर सामाजिक संगठन और अनुशासन किस प्रकार से था। इस नगरीय सभ्यता में किस प्रकार से लोग मिलजुल कर रहा करते थे और अनुशासन बनाए थे ताकि समाज में एक अच्छी व्यवस्था बनी रहे। मोहनजोदड़ो हमारी प्राचीन धरोहर जैसे जो भारतीय उपमहाद्वीप के समृद्ध संस्कृति, परंपरा और मानव सभ्यता के विकास में महत्वपूर्ण कड़ी को जोड़ती है। मोहनजोदड़ो सभ्यता मानव की बुद्धिमत्ता, परिश्रम, संगठन, संस्कृत उन्नति का एक अद्वितीय उदाहरण पेश करती है। इस सभ्यता में हमको वो देखने के लिए मिलती है। ये सभ्यताएं जो थी, इन सभ्यताओं से बहुत सारी चीज़ें हमको सीखने के लिए मिलती हैं। आज भी ऐसी सभ्यताओं से नगर नियोजन की चीज़ें सीखी जा सकती हैं और एक अच्छी व्यवस्था बन सकती है। तो ऐसी और
इस सभ्यता से मिली जुली कई सभ्यताएं हैं जिनके ऊपर हम कई वीडियो आगे बनाएंगे। तो इस चैनल पे उन सारी वीडियो को देखते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय। कल फिर हम एक नए तथ्य के साथ आपसे मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग स्टडी ब्लॉग। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें।